डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 14वां अध्याय गणितीय विवेचन की प्रश्नावली 14.3 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा प्रश्नावली 14.3 के उदाहरण हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्नावली 14.3 में जो मुख्य भाग है वो है विशेष शब्द या वाक्यांश, यानी स्पेशल वर्ड और फ्रेजेस। जैसे या का अर्थ अलग अलग होता है, और का अर्थ अगर कथन में आया है तो इसका भी अलग अलग अर्थ होता है। तो ये सारे और या ये दोनों चीजें हम सीखेंगे, डिटेल से सीखेंगे यहाँ पे। जैसे संयोजन में और शब्द, सबसे पहले यही ले रहा हूं मैं। संयोजन करते हैं कोई दो घटक कथनों का, तो एक मिश्र कथन बनता है, उसमें बीच में और लगता है। तो और की देखो कहाँ कहाँ कितनी वैल्यू है। दी वर्ड एंड, इंग्लिश में वो इसको एंड से जोड़ते हैं। तो यहाँ मैं दो तरह के मिश्र कथन ले रहा हूँ और उनके घटक कथनों के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहली स्थिति ये है कि किसी बिंदु का एक स्थान होता है। मैं एक मिश्र कथन लिख रहा हूँ, किसी बिंदु का एक स्थान होता है और उसकी स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है या उसकी स्थिति निर्धारित की जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक मिश्र वाक्य ले लिया, किसी बिंदु का एक स्थान होता है और उसकी स्थिति निर्धारित की जा सकती है, और मैंने यहाँ इसको P नाम दे दिया। इस कथन का नाम P है। अब दो घटक कथनों में इसको तोड़ेंगे हम। जैसे एक तो Q और एक R। Q है किसी बिंदु का एक स्थान होता है, ये संयोजन शब्द है। किसी बिंदु का एक स्थान होता है, उसकी स्थिति निर्धारित की जा सकती है, ये दूसरा हो जाएगा। उसकी स्थिति निर्धारित की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि एक बिंदु की स्थिति निर्धारित की जा सकती है, ये लिखना है। किसी बिंदु का एक स्थान होता है और उसकी स्थिति निर्धारित की जा सकती है। तो यहाँ पे मैं आर में ये भी लिख सकता था कि एक बिंदु की स्थिति निर्धारित की जा सकती है। तो यहाँ पे दो कथन है और दोनों के दोनों ही सत्य है। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो अगर ये दोनों कथन सत्य है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये मिश्र कथन है ये भी सत्य होगा। यदि घटक कथन सत्य है तो मिश्र कथन भी सत्य होगा। एक रिजल्ट तो मैं ये पहुंचा। अब दूसरी स्थिति मैंने ली है। यहाँ पे आपको एक मिश्र कथन मैंने दिया है कि संख्या 42 संख्याओं 5, 6 और 7 से भाज्य है। तो ये एक मिश्र कथन है। मैं इसको P का नाम दे देता हूँ। इस मिश्र कथन को घटक कथनों के रूप में हमें लिखना है सबसे पहले। तो घटक कथन बनेंगे यहाँ पे 3, एक तो Q, R और S, ये 3 घटक कथन बनेंगे। संख्या 42 संख्या 5 से भाज्य है। संख्या 42 संख्या 5 से भाज्य है। दूसरी बात, संख्या 42 संख्या 6 से भाज्य है और संख्या 42 संख्या 7 से भाज्य है। ये 3 घटक कथन बने हैं। तो देखो क्या पहला सत्य है? नहीं है, क्योंकि 42 5 से भाज्य नहीं है। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा भी सत्य है। तो अब ये जो मिश्र
कथन है इसके बारे में हमारा क्या विचार है। मिश्र कथन के बारे में ये विचार है कि ये सत्य नहीं है। अगर ये तीनों सत्य होते, अगर घटक कथन सभी के सभी सत्य होते तो मिश्र कथन भी सत्य होता। तो यहाँ मिश्र कथन जो P हमने माना है सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? मिश्र कथन सत्य होने के लिए जितने भी घटक कथन है वो सारे के सारे सत्य होने चाहिए। अगर एक भी घटक कथन असत्य है तो वो मिश्र कथन जो है वो असत्य होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। दोबारा बोल देता हूं मैं, संयोजक और के प्रयोग द्वारा बना मिश्र कथन सत्य होगा यदि उसके सभी घटक कथन सत्य हो, और अगर एक भी घटक कथन असत्य है तो जो और से बना मिश्र कथन है वो असत्य होगा। तो ये दो स्थिति मैंने आपके सामने वर्णित की। पहली में मैंने दोनों के दोनों घटक सत्य दिखाए, तो वो दोनों के दोनों घटक सत्य है तो मिश्र कथन भी सत्य होगा। अगर घटक कथनों में एक भी असत्य है वो तो मिश्र कथन जो है वो असत्य होगा। कब? जब बीच में और लगा हुआ है, संयोजक और है। तो ये आपको ध्यान रखना है। संयोजक और की जो कंडीशन मैंने आपको बताई है काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो रिजल्ट मैंने आपको सिखाया है उस पर आधारित उदाहरण नंबर 6 है। तो यदि आपने संयोजन और यानी दी वर्ड एंड वाला ये रिजल्ट बड़े ध्यान से सीखा है तो उदाहरण नंबर 6 में आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो उदाहरण नंबर 6 है, निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक कथन लिखिए और जांचिए कि मिश्र कथन सत्य है या असत्य है। पहला पार्ट है, एक रेखा सीधी होती है और दोनों दिशाओं में अंत तक जाती है। तो इसके घटक कथन में लिख लेता हूं कि एक रेखा सीधी होती है और है बीच में, तो दोबारा फिर यही लगाएंगे, एक रेखा दोनों दिशाओं में अंत तक जाती है। दोनों दिशाओं में अंत तक जाती है। तो देखो पहला है वो भी सत्य है। यहाँ पे दोनों घटक कथन सत्य है। दोनों घटक कथन सत्य है तो मिश्र कथन है वो भी सत्य होगा। इसलिए मिश्र कथन भी सत्य होगा। तो मिश्र कथन हमें दिया गया है वो सत्य होगा। इस तरह से उदाहरण 6 का पहला भाग कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 6 का दूसरा भाग है, 0 प्रत्येक धन पूर्णांक और प्रत्येक ऋण पूर्णांक से कम होता है। तो मैं इस कथन को P मान लेता हूं और ये मिश्र कथन है, बीच में और लगा हुआ है। तो इसको पहले घटक कथनों में हमें तोड़ना है। तो Q हो जाएगा 0 प्रत्येक धन पूर्णांक से कम होता है। 0 प्रत्येक धन पूर्णांक से कम होता है। और R कथन हो जाएगा 0 प्रत्येक ऋण पूर्णांक से कम होता है। 0 प्रत्येक ऋण पूर्णांक से कम होता है। तो पहला तो यहाँ पे देखो सत्य है, 0 प्रत्येक धन पूर्णांक से तो कम होता है, लेकिन 0 प्रत्येक ऋण पूर्णांक से कम नहीं होता। तो दूसरा घटक कथन असत्य है। तो यहाँ पहला घटक कथन सत्य है, लेकिन
दूसरा घटक कथन असत्य है। अगर एक भी घटक कथन असत्य है तो जो ये मिश्र कथन P है ये असत्य होगा। इसलिए मिश्र कथन P असत्य है। अब आगे उदाहरण नंबर 6 का तीसरा भाग हम करते हैं। उदाहरण नंबर 6 के तीसरे भाग में है, प्रत्येक सजीव के 2 पैर और 2 आंखें होती है। छह का तीसरा भाग है, प्रत्येक सजीव के 2 पैर और 2 आंखें होती है। 2 पैर और 2 आंखें होती है। तो यहाँ जो दिया गया मिश्र कथन है उसको P मान लेते हैं और जो है वो इसको अलग कर रहा है। 2 घटक कथनों में हमें इसको तोड़ना है। तो पहला हो जाएगा, प्रत्येक सजीव के 2 पैर होते हैं। प्रत्येक सजीव के 2 पैर होते हैं। दूसरी बात, प्रत्येक सजीव की 2 आंखें होती है। दूसरा घटक कथन हो जाएगा, प्रत्येक सजीव की 2 आंखें होती है। अब यहां देखना है, पहला तो सत्य नहीं है और दूसरा देखना है कि क्या दूसरा आपका सत्य है, लेकिन दूसरा भी सत्य नहीं है। यहाँ पे दोनों कथन असत्य है। यहाँ दोनों घटक कथन असत्य है, इसलिए जो मिश्र कथन P है वो भी असत्य होगा। तो यही तो हमें बताना था कि एक मिश्र कथन हमें दिया हुआ है, पहले उसको घटक कथनों में हमें डिवाइड करना है, इसके बाद बताना है कि वो जो मिश्र कथन है वो सत्य है या असत्य है। अगर मिश्र घटक कथन दोनों के दोनों सत्य हो तो जो मिश्र कथन है वो सत्य होगा, अदरवाइज असत्य होगा। अब एक और है कि और जो है वो हमेशा मिश्र कथनों में ही नहीं होता। वो जो है एक कथन पे विचार करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जरूरी नहीं कि मिश्र कथन है वहां पे भी वहीं और आए, और कोई कथन होता है उसमें भी और आ सकता है। जैसे अल्कोहल और पानी के मिश्रण को रासायनिक विधियों से अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ जो और आया है, तो यहाँ ये जो कथन है ये मिश्र कथन नहीं है। तो यहाँ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि और शब्द जो है वो केवल संयोजन के रूप में ही नहीं आता, यानी मिश्र कथन बनाने के लिए ही प्रयोग में नहीं आता, बल्कि और कहीं पे भी इसका प्रयोग हो सकता है। अब आगे है शब्द या से प्रयुक्त वाक्य, दी वर्ड। और जिन वाक्यों के अंदर या जिन कथनों के अंदर या शब्द का प्रयोग होता है, अब उन या शब्द वाले कथनों के बारे में अब डिस्कशन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 2 कथन ले रहा हूँ, इन दोनों कथन में आपको अंतर समझा रहा हूँ। दोनों में ही आपके पास या है, यहाँ पे भी या है और यहाँ पे भी या है। इन दोनों या में क्या अंतर है वो चीज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इस या को क्या कहेंगे और इस या को क्या कहेंगे। जैसे किसी होटल में एक थाली के साथ आइसक्रीम या पेप्सी उपलब्ध करवाई जाती है, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है भाई, यदि आप उस होटल में एक थाली लोगे तो आपको या तो आइसक्रीम मिलेगी या पेप्सी मिलेगी, इन दोनों में से एक मिलेगी, दोनों नहीं मिल सकती। दोबारा पढ़ता हूँ एक बार, किसी होटल में एक थाली के साथ आइसक्रीम या पेप्सी उपलब्ध करवाई जाती है,
तो उस होटल में आप जाओगे, एक थाली लोगे, तो ये आपकी चॉइस पे है कि आप आइसक्रीम लेंगे या पेप्सी लेंगे उसके साथ, दोनों आपको नहीं मिल सकती। और दूसरी टाइप का एक उदाहरण और लिया मैंने, एक विद्यार्थी जिसने गणित या अर्थशास्त्र विषयों का चयन किया है, ये स्नातक की बात कर रहा है, वह भूगोल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भाग ले सकता है। तो जिसने गणित पढ़ा है वो भी भूगोल में भाग ले सकता है, और जिसने अर्थशास्त्र पढ़ा है वो भी भूगोल में भाग ले सकता है। साथ में जो दोनों, जिनके पास ये दोनों सब्जेक्ट हैं, वो भी भूगोल में भाग ले सकता है। यहाँ क्या था, ये दोनों चीज नहीं ले सकते थे हम इकट्ठी, लेकिन यहाँ दोनों इकट्ठी ले सकते हैं। जब दोनों इकट्ठी नहीं ले सकते, उस समय इस या को हम कहेंगे अपवर्जित या। अपवर्जित या, इसको कहेंगे अपवर्जित या। और इस या को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे अंतर्वृष्टि, अंतर्वृष्टि कह सकते हो, अंतर्वृष्टि या लिखने का ये है, अंतर्वृष्ट या। यानी ये मैंने दो तरह के या आपको बताए हैं। पहले तरह का या, इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, और दूसरी तरह का जो या है, उन दोनों को आप चूज कर सकते हैं। अकेले अकेले चूज करोगे तो भी आप टारगेट पे पहुंच जाओगे, अगर दोनों आपने चूज कर लिया तो भी टारगेट पे पहुंच जाओगे। ये है अंतर्विष्ट या और ये अपवर्जित या। तो आगे जो क्वेश्चन होगा वो हमारा इसी टाइप का होगा। कुछ एग्जाम्पल आपको दिए होंगे, आपको इसमें पहचानना है कि कहाँ अंतर्विष्ट है और कहाँ अपवर्जित है, या जो है वो कहाँ अंतर्विष्ट है और कहाँ अपवर्जित है, ये बताना है। ये उदाहरण नंबर 7 में आप डिस्कस करोगे। अब आगे उदाहरण नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रत्येक कथन के लिए ज्ञात कीजिए कि क्या अंतर्विष्ट या अथवा अपवर्जित या का प्रयोग किया गया है, कारण सहित उत्तर दें। तो मैंने आपको दो तरह के या अभी डिस्कशन में बताए थे, तो वो क्वेश्चन इसी टाइप का है कि आपको ये बताना है कि जो इस क्वेश्चन में या प्रयोग हुआ है वो अंतर्विष्ट टाइप का है या अपवर्जित टाइप का है। तो पहला उदाहरण है, किसी देश में प्रवेश करने के लिए आपको पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास पासपोर्ट है तो भी आप उस देश में एंट्री कर पाओगे, मतदाता पहचान पत्र है तो भी एंट्री कर पाओगे, और दोनों आपके पास है तो भी आपको एंट्री वहां पे मिलेगी। तो एक से भी आपका काम चल जाता है और दोनों से भी आपका काम चलेगा। तो ऐसा केस जो है, यहाँ जो या है, या जो है वो अंतर्विष्ट प्रकार का है, अंतर्विष्ट प्रकार का है। क्यों है? क्योंकि आप केवल पासपोर्ट से प्रवेश कर सकते हैं, दूसरा केवल मतदाता पहचान पत्र से भी प्रवेश कर सकते हैं, और दोनों से भी कर सकते हैं, और दोनों से भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो या है वो अंतर्विष्ट प्रकार का है। अब दूसरा भाग देखते हैं। यहाँ पर जो आगे दिया हुआ है पार्ट नंबर 2, अवकाश या रविवार के दिन विद्यालय बंद रहता है। तो ये बताना है कि ये प्रकार जो है वो किस टाइप का है। यहाँ पर भी ये अंतर्विष्ट प्रकार का है, क्योंकि विद्यालय अवकाश के दिन भी बंद रहता है
और रविवार को भी बंद रहता है। अगर ये दोनों दिन अवकाश और रविवार दोनों ही टाइम ये बंद रहता है तो ये अंतर्विष्ट टाइप का है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर या अंतर्विष्ट प्रकार का है, क्योंकि तो विद्यालय बंद रहता है वो अवकाश के दिन और साथ में रविवार को भी बंद रहता है। अवकाश के दिन तथा रविवार को भी बंद रहता है। अब तीसरा भाग है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है या समांतर होती है। तो यहाँ पे या जो है वो अपवर्जित प्रकार का है। यहाँ या अपवर्जित प्रकार का है। क्यों है? क्योंकि या तो वो एक बिंदु पे काटती है, एक रेखा ये होगी और एक रेखा ये होगी, या तो एक बिंदु पे काटती है या फिर ये समांतर है, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों प्रकार एक साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पर जो या है ये अपवर्जित प्रकार का है। चौथा भाग है, तृतीय भाषा के रूप में कोई विद्यार्थी फ्रेंच भाषा या संस्कृत भाषा का चयन कर सकता है। तो तीसरी भाषा में एक ही भाषा चाहिए, तो चाहे तो हम फ्रेंच ले लें चाहे संस्कृत ले लें, दोनों भाषाएं हम नहीं ले सकते। तो यहाँ जो या है वो अपवर्जित प्रकार का है। यहाँ या अपवर्जित प्रकार का है क्योंकि वह विद्यार्थी केवल एक भाषा चुन सकता है, दोनों भाषाएं नहीं चुन सकता। वह विद्यार्थी केवल तीसरी भाषा के रूप में एक भाषा ही चुन सकता है, दोनों नहीं। तो इसलिए जो यहाँ पे या प्रयोग हुआ है वो अपवर्जित प्रकार का है। इसी के साथ ही हमारा उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम ये देखते हैं कि संयोजक जो भी हमारा कथन है या मिश्र कथन है उसमें जो या प्रयुक्त हो रहा है तो वो उस मिश्र कथन को कब सत्य बनाएगा और कब असत्य बनाएगा। इसके लिए हमारे पास दो नियम है। पहला नियम ये है कि अंतर्विष्ट या का कथन सत्य तब होगा यदि उसका कोई एक घटक कथन या दोनों घटक कथन सत्य हो। चाहे तो उसका एक घटक कथन सत्य हो चाहे दोनों घटक कथन सत्य हो, तो अंतर्विष्ट या वाला कथन जो है वो सत्य होगा, यानी मिश्र कथन सत्य होगा। दूसरा नियम ये है, अंतर्विष्ट या का कथन असत्य तब होगा यदि उसके दोनों ही घटक कथन असत्य हो। तो ये जो संयोजक या जो प्रयुक्त होता है वहां पे जो मिश्र कथन का सत्य और असत्य का हमने आपके साथ डिस्कशन की। अब ये जो है दोनों डिस्कशन आगे उदाहरण नंबर 8 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे उदाहरण नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में पहचानिए कि किस प्रकार का या प्रयोग किया गया है और जांचिए कि कथन सत्य है या असत्य। तो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे घटक कथन लिखूंगा पहले मैं, घटक कथन। पहला घटक कथन P जो है वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है।
वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है और Q क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये देखो ये किस टाइप का या है, ये यहाँ पे प्रथम कथन सत्य है, वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो प्रथम कथन असत्य है और द्वितीय कथन सत्य है। यहाँ प्रथम कथन असत्य है तथा द्वितीय कथन सत्य है। और जो या का प्रकार है वो किस प्रकार का है, ये अपवर्जित प्रकार का है। यहाँ या का प्रयोग अपवर्जित प्रकार का है। अगर ये अंतर्विष्ट प्रकार का होता तो फिर हम कंप्लीट वाक्य का बताते कि कथन जो है वो सत्य है या असत्य है। अब ये अपवर्जित प्रकार का है तो ये जो घटक कथन है इनको अलग अलग हम बताएंगे कि सत्य है या असत्य है। दूसरा भाग है, किसी पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र या विद्यालय अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ सबसे पहले हम घटक कथन लिखेंगे। ये कहता है कि घटक कथन P कि प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, तो किसी पुस्तकालय में ये लिखोगे यूं कहीं, किसी पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है। या फिर ये हो जाएगा, किसी पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ये यहाँ पे देखो कि वो बच्चा है पुस्तकालय में पहचान पत्र के द्वारा जा सकता है और अधिकारी के लिखित पत्र से भी जा सकता है और दोनों कागजात से भी वो अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे जो यह है वो अंतर्विष्ट प्रकार का है। यहाँ यह अंतर्विष्ट प्रकार का है। अगर ये अंतर्विष्ट प्रकार का है तो पहला कथन भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। तो यहाँ जो दिया गया कथन है वो सत्य होगा। अब तीसरा भाग, आगे तीसरा मिश्र कथन दिया हुआ है, आयत एक चतुर्भुज या एक पंचभुजीय बहुभुज होता है। तो यहाँ भी हो जाएगा, आयत एक चतुर्भुज होता है और क्यू कथन आ जाएगा, आयत एक पांच भुजीय बहुभुज होता है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते, या तो ये होगा या ये होगा। तो ये जो इस टाइप का या है तो
वो अपवर्जित प्रकार का है। यहाँ यह जो है वो अपवर्जित प्रकार का है। पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है, तो ये आपको लिखना है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आगे है परिमाणवाचक वाक्यांश। परिमाणवाचक वाक्यांश कौन से वाक्यांश होते हैं? ऐसे वाक्यांश जिनमें एक ऐसे का अस्तित्व है, या तो ये आ जाए या ये आ जाए, सभी के लिए या प्रत्येक के लिए। तो ये इस टाइप के जो दोनों वाक्यांश हैं इनको परिमाणवाचक वाक्यांश कहा जाता है। तो इन दोनों का एक एक हम उदाहरण भी ले रहे हैं। जैसे पहले का उदाहरण है, एक ऐसे आयत का अस्तित्व है जिसकी भुजाएं समान है। दूसरे का एक उदाहरण ले रहे हैं कि प्रत्येक के लिए इस टाइप का आना चाहिए। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या p के लिए वर्गमूल p एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के जो वाक्यांश है वो परिमाणवाचक वाक्यांश है। तो ये परिमाणवाचक वाक्यांश के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।